नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 13 मई 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। जैसा कि अब आपको पता चल चुका है कि बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए टारगेट प्रीलिम 2023 के लिए क्रैश कोर्स चला रहा और यह पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। दोस्तों, यहाँ पर अब जो कल सेशन होगा, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं का सेकंड सेशन होगा, जो हमारे विषय विशेषज्ञ के द्वारा कराया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 24 अप्रैल से यह श्रृंखला चल रही थी। अब यह 15 मई को रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस पर यह जाके समाप्त होगी। तो इस तरह से आप लोग लगातार इसमें बने रहिए। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। फिशर इफेक्ट, जिसे फिशर प्रभाव कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीच का संबंध का वर्णन करता है? महंगाई और बेरोजगारी, आय असमानता तथा आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दर, या कर दर तथा कर राजस्व। दोस्तों, यह उत्तर सीधा सीधा इसका मुद्रास्फीति एवं ब्याज दर, क्योंकि फिशर इफेक्ट बताता है कि वास्तविक ब्याज दर सांकेतिक ब्याज दर के बराबर होती है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर से कम होती है। तो दोस्तों, अगर इसको हम सूत्र के आधार पर देखें तो अर्थात वास्तविक ब्याज दर बराबर सांकेतिक ब्याज दर माइनस मुद्रास्फीति की एक अपेक्षित दर। इसलिए सांकेतिक दर एक वास्तविक ब्याज दर और एक अपेक्षित मुद्रास्फीति दर के बराबर होती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यह फिशर प्रभाव 1930 में इरविंग फिशर द्वारा वर्णित एक आर्थिक सिद्धांत है। फिशर इफेक्ट बताता है कि वास्तविक ब्याज दर सांकेतिक ब्याज दर के बराबर होती है, जो मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर से कम होती है। दोस्तों, फिशर प्रभाव को मुद्रा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के व्यापार के विश्लेषण के लिए बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर इससे संबंधित देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इन्फ्लेशन स्लिप्स टू एन 18 मंथ लो ऑफ 4.7%। तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। डिफॉल्ट जमानत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? सीआरपीसी की धारा 187 के 2 के अनुसार यदि जांच एजेंसी रिमांड की तिथि से 60 दिनों के भीतर अंतिम चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है तो एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार होता है। क्या दोस्तों यह कथन सत्य है? तो ऐसे में देखा जाए तो यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ 187 नहीं होगा। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के सेकंड में निहित है, जहां पुलिस के लिए 24 घंटे में जांच पूरी करना संभव नहीं है। पुलिस संदिग्ध को अदालत में पेश करती है और पुलिस या न्यायिक हिरासत के लिए आदेश मांगती है। दोस्तों, संहिता की धारा 167 के 2 के तहत एक मजिस्ट्रेट एक आरोपी व्यक्ति को 15 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है और 15 दिनों की पुलिस हिरासत अवधि से परे मजिस्ट्रेट आरोपी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में रखने का अधिकार दे सकता है यदि आवश्यक हो तो। हालांकि एक अभियुक्त को इससे अधिक के लिए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। 90 दिन जब कोई प्राधिकरण मौत, आजीवन कारावास या कम से कम 10 लाख के कारावास से दंडनीय अपराध की जांच कर रहा हो। 60 दिन जब प्राधिकरण किसी अन्य अपराध की जांच कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 60 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करने में विफल रहती है तो एक अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत का हकदार होता है। तो यह देख सकते हैं कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जैसे कुछ अन्य विशेष कानूनों में यह अवधि भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में अवधि 180 दिन की है। इस अवधि के अंत में यदि जांच पूरी नहीं हुई है तो अदालत उस व्यक्ति को रिहा कर देगी। यदि वह जमानत के लिए तैयार है और प्रस्तुत करता है तो इसे डिफॉल्ट जमानत के रूप में जाना जाता है। दूसरा है, यह जमानती अपराधों को ही दिया जाता है। दोस्तों, यह भी कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि यह जमानती और
गैर जमानती दोनों तरह के अपराध के लिए दिया जाता है। तो ऐसे में 1 और 2 दोनों सही नहीं आता, उत्तर इसका डी होगा। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है डिफॉल्ट बेल। और दोस्तों एक बात और भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत के संबंध में एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा है कि सीआरपीसी की धारा 167 के 2 के पहले प्रावधान के तहत डिफॉल्ट जमानत एक मौलिक अधिकार है और न केवल एक वैधानिक अधिकार है, जैसे कि अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित एक प्रक्रिया है यह संविधान की। तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रत्येक नियोक्ता को 20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए पहला कथन ही असत्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 20 नहीं 10 होना चाहिए। यानी इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नियोक्ता को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक परिवाद समिति यानी इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का गठन करना चाहिए। दोस्तों पोस्ट अधिनियम 2013 के अनुसार यौन उत्पीड़न के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित किया है, जिसमें व्यथित पीड़िता भी शामिल है, जो किसी भी आयु की महिला चाहे नियोजित हो अथवा ना हो, जो यौन उत्पीड़न के किसी भी कार्य के अधीन होने का आरोप लगाती हो। इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी सामर्थ्य में कार्य करने वाला या किसी भी कार्यस्थल पर कार्य करने वाली सभी महिलाओं के अधिकारों को अधिनियमित के तहत संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों पहला तो असत्य हो जाता है, इसमें 10 होगा। दूसरा अधिनियम उन सभी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है जो किसी भी कार्यालय पर किसी भी पद पर कार्य कर रही हैं या जा रही हैं। ये कथन एकदम सत्य है। दूसरा, यह महिला शारीरिक या मानसिक अक्षमता या मृत्यु या अन्यथा के कारण शिकायत नहीं कर सकती है, तो उसका कानूनी उत्तराधिकारी ऐसा कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है, अतः इसका उत्तर क्या होगा? 2 और 3 यानी बी होगा। दोस्तों इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और इसे आप लोग जरूर देखेंगे। पोस्ट अधिनियम 2013, इसके बारे में पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, LIBOR के संबंध। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिबोर का मतलब हुआ लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जिसे लिबोर कहा जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से 2023 से लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर से पूरी तरह से अलग होने के लिए कदम उठाने की सलाह दी है। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह कहा है। तो दोस्तों ब्रिटेन के फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने 5 मार्च 2021 को घोषणा की थी कि लिबोर से जुड़ी व्यवस्था प्रदान नहीं की जाएगी। अब यह प्रतिनिधि दर नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो दिया गया है कि यह इंटरबैंक बाजार में असुरक्षित अल्पकालिक उधारी के वैश्विक संदर्भ दर है। तो क्या ये कथन सही है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है ना कि गलत कौन सा है। तो ये तो ठीक है। जिन 5 मुद्राओं के लिए लिबोर की गणना की जाती है वे है स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड, स्टर्लिंग, जापान येन और अमेरिकी डॉलर। लिबोर को इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज या ICE द्वारा प्रशासित किया जाता है। लिबोर की देखरेख करने वाले यूनाइटेड किंगडम के वित्तीय नियामक ने घोषणा की है कि वे 2030 तक सूचकांक को बंद कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा क्या दिया है, 2030 तक सूचकांक को बंद कर देंगे। यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे 30 जून 2023 को बंद किया जाएगा, ना कि 30। ऐसे में चौथा कथन गलत है, अतः उत्तर डी होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, RBI टेल्स बैंक टू शिफ्ट होली फ्रॉम लिबोर बाई जुलाई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज लिबोर। तो लिबोर फुल फॉर्म इज लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। लिबोर इज ए बेंचमार्क फॉर लोन इश्यूअर्स who wish to set interest rates for various financial products. Every day 18 global banks participated in setting this value और the benchmark interest rate was calculated in 5 currency, जैसा कि उसमें दिया गया है UK पाउंड स्टर्लिंग, स्विस फ्रैंक, यूरो, जापानीज येन, US डॉलर। और दोस्तों बैंक यूज्ड लाइबोर टू price the following product: asset backed security, municipal bond, adjustable rate mortgage, private student loan and credit default swaps।
तो यह ध्यान रखेंगे। लिबोर क्या है? यह है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, एक बेंचमार्क ब्याज दर है जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्प अवधि लोन के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक मार्केट में एक दूसरे को उधार देते हैं। लिबोर एक वैश्विक रूप से स्वीकृत प्रमुख बेंचमार्क ब्याज दर है जो बैंकों के बीच उधारी लागत का संकेत देता है और दर की गणना की जाती है और इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा प्रत्येक दिन इसका प्रकाशन होता है। लेकिन हाल के स्कैंडलों और बेंचमार्क के रूप में इसकी वैधता को लेकर उठने वाले सवालों के कारण चरणबद्ध तरीके से इसे समाप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, यह लिबोर के बारे में दिया गया है। अब बढ़ते हैं 2011 में आया हुआ प्रश्न है 5वें प्रश्न की ओर। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं, जिसे माइक्रोबियल फ्यूल सेल कहते हैं, ऊर्जा का धारण यानी सस्टेनेबल स्रोत समझी जाती हैं। तो यहाँ पर क्यों? क्योंकि यह जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती हैं। तो क्या यह कथन सत्य है? निश्चित रूप से, क्योंकि माइक्रोबियल फ्यूल सेल एक ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर दे रहा है ना, ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला कथन सही है और वे ऐसे उपकरण हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन धारा उत्पन्न करते हैं। अतः दूसरा कथन यहाँ पर देख लोगे तो यह असत्य हो जाता है। यह विविध प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त करती है, जबकि बाहर अगर देखा जाए तो ऐसे उपकरण हैं जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीकरण धारा उत्पन्न करते हैं। तो यही कारण है कि दूसरा कथन सही नहीं है। तीसरा, यह जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में स्थापित की जा सकती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 5वें प्रश्न का उत्तर पहला और तीसरा सही है, अतः उत्तर क्या होगा? सी होगा। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे आज के फैक्ट ऑफ द डे में फ्लू हॉर्स मॉलवेयर का। तो यहाँ पर दिया गया है, वी वेयर ऑफ दिस न्यू एंड्रॉयड मॉलवेयर दैट स्टील्स योर पासवर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, मॉलवेयर इज इंस्टॉल्ड एज एन APK. Victim is asked to input credential. इस तरह victim is asked to input credit card and detail. Victim is asked to wait for several minutes. इस तरह से देख सकते हैं while the victim is waiting, यानी malware cooperation make use of stolen data. और if 2FA is required, it is sent directly to be the attackers. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है कि फ्लू हॉर्स नाम के जाने जाने वाला एक नया एंड्रॉयड मालवेयर खोजा गया है जो पूर्वी एशिया के उपयोगकर्ताओं को दुर्भावनापूर्ण ऐप्स के साथ लक्षित करता है, जो कि 1 लाख से अधिक इंस्टॉल के साथ वैध संस्करण की तरह दिखते हैं। तो फ्लू हॉर्स मैलवेयर पूर्वी एशिया में कुछ ऐसे क्षेत्रों में लक्षित करता है और आमतौर पर ईमेल के माध्यम से वितरित किया जाता है। दोस्तों एक बात बता दें कि फ्लू हॉर्स लंबे समय तक पता लगाने से बच सकता है, जिसे इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक कहा जाता है। इस एंड्रॉयड मैलवेयर के हमले लक्षित दुर्भावनापूर्ण ईमेल से शुरू होते हैं जो हाई प्रोफाइल लोगों तक भेजे जाते हैं। इसके बाद यूजर्स को नकली ऐप का APK यानी एंड्रॉयड पैकेज फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, जो पीड़ित के क्रेडेंशियल और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन 2FA कोड चुरा लेता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे फ्लू हॉर्स मॉलवेयर। आज के लिए पहला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है फिशर प्रभाव क्या है, इसे समझाएं। तो इस तरह से इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।